नमस्कार। अमर उजाला की ओर से आयोजित कृषि का कार्यक्रम में हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सीमैप के डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव जी हैं, प्रधान साइंटिस्ट। नमस्कार। डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और एरोमा मिशन पर आपका बहुत बेहतरीन काम है। हमारे बीच में डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं और उद्यान विभाग से हमारे जो है डी.के. वर्मा जी हैं, डॉक्टर राजीव वर्मा जी हैं और एक्सपोर्टर के रूप में हमारे बीच में दया शुक्ला जी। हम आप सभी विषय विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं अमर उजाला के इस मंच पर। हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव सर से कि किस तरह से किसान जो खेती करते हैं, खासतौर से औषधि और सगंध खेती, उसको लाभकारी कैसे बनाया जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अमर उजाला को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय, डॉक्टर राजेश वर्मा और उसके पहले डॉक्टर आलोक काला सर का आप लोगों से लेक्चर कराया। जैसा कि आपने पूछा कि सीमैप क्या काम कर रहा है और किसानों को औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे को लाभकारी कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए CSIR सीमैप ने एक्चुअली 60 साल हो गए हम लोगों को इस्टेब्लिश हुए और उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने औषधियों सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया। उसके जो उच्चतम वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज जो होती हैं, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने डोमेस्टिकेट किया। कई ऐसे हमारे पौधे हैं, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे, जिनको जंगलों से लाके हम लोगों ने उसको पहले डोमेस्टिकेट किया, उसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उसकी नई वैरायटी डेवलप करी और उसको उसमें से जो केमिकल तत्व, जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, उसको निकाल के इंडस्ट्री तक पहुंचाया। उसका बायो प्रोस्पेक्शन भी किया हम लोगों ने। तो पूरी साइकिल कंप्लीट किया सीमैप ने और इसका जो शुद्ध लाभ हुआ वो किसान को ही मिला। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, आर्टिमिसिया एनुआ। भारतवर्ष में पहले आर्टिमिसिया एनुआ नहीं होता था। भारतवर्ष पूरी तरह आर्टिमिसिनिन के लिए इंपोर्ट करता था। आर्टिमिसिनिन जो आप लोग देखे होंगे कि मलेरिया की दवा, हम लोग सेरेब्रल मलेरिया की दवा बनाते हैं, तो पहले कोई नॉन से बनाया जाता था, मच्छर उससे इम्यून हुए तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स खोजा गया। तो उसमें सीमैप ने 4 वैरायटीज डेवलप किया। जब शुरू में जो डोमेस्टिकेट करने के लिए जब शुरू के पौधे थे, उसमें 0.1% आर्टिमिसिनिन थी और जो हमारी लास्ट वैरायटी है, जो इंडस्ट्री को 7 इंडस्ट्री को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, तो वो अब जो हमारा आर्टिमिसिनिन कंपोनेंट है उस पौधे में 1.2% है। मतलब 10 गुना से ज्यादा हम लोगों ने, हमारे जो ब्रीडर्स हैं संस्थान के, उन्होंने दिया। तो ये जो इसका लाभ हुआ, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे रायबरेली के किसान यहाँ बैठे भी हुए, कई किसान हमारे ऐसे हैं जो आज आपके मंच से सम्मानित हुए हैं। तो उन्होंने आर्टिमिसिया की खेती करी और इपिका लेबोरेटरी जैसी जो कंपनी है रतलाम में, उन्होंने ईमाल का इंजेक्शन बनाया और इंडिया ही नहीं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। तो इसका जो अगर हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करें कि किसान का कितना गुना इनकम बढ़ा, तो किसान का इनकम लगभग जो जितना कर रहे थे एडिशनल इनकम, हम 5 से 6 गुने तक हम इसको बढ़ाए और हम लोगों ने इसको इम्पैक्ट असेसमेंट दूसरी एजेंसी से करा के दिखाया कि हाँ, किसानों की इनकम बढ़ी। सीमैप से ही एक सवाल ये बनता है कि सीमैप बहुत लंबे समय से औषधि और सुगंधित पौधों के प्रचार प्रसार, उसकी खेती में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र छूटा हुआ है। तो वो छूटा हुआ क्षेत्र, वहाँ के किसान आप तक कैसे पहुंचे और आप किस विधि से उन किसानों तक पहुंच रहे हैं ताकि आपकी तकनीक, विकसित की तकनीक उन तक पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। हम चाहेंगे कि डॉक्टर संजय कुमार की डिसेमिनेशन से काफी जुड़े हुए हैं, प्रसार से जुड़े हैं, तो वो इस प्रश्न का जवाब दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमर उजाला और दूसरी जो एजेंसी है जिसने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, हम लोगों को बुलाया यहाँ पे। हमारे साथी डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर वर्मा जी
दयाशंकर जी है, डॉक्टर कालरा है, कुछ किसान है, वीरेंद्र जी है, आरक्षण जी है, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सीमैप पिछले जैसे 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, बहुत सारी वैरायटीज हम लोगों ने डेवलप की, जिसमें मेंथा की आज बात करते हैं तो मेंथा के लगभग 95% क्षेत्रफल में सीमैप द्वारा विकसित प्रजातियां की जाती है और सीमैप ने पूरी एग्रो टेक्नोलॉजी इसका इंट्रोडक्शन देश के अंदर किया और आज हम 8,000 मतलब 80% देश से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका जो क्रिस्टल है, तेल है, और लगभग 4 से 5 हजार करोड़ की अर्निंग सालाना एक्सपोर्ट से होती है। तो हम लोगों ने कोशिश की उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम दूसरी जगह जाए, तो हमारे अलग अलग मिशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। हम लोग किसानों के लिए किसान मेला को आयोजित करते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष से किसान आते हैं। 31 जनवरी को और 30 जनवरी को हम लोग इसका आयोजन अभी करेंगे। हर साल इसी डेट्स में किया जाता है। कोविड के दौरान जब सब एजेंसियां बंद थी तब भी हम लोगों ने किसान मेले का आयोजन किया ताकि किसानों से हमारा कनेक्ट रुके नहीं, और 20 दिन तक लगातार किसान 100-200 पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे किसान मेले में किसानों ने भाग लिया, 4,000 किसानों ने। इसके साथ साथ हम लोग साल भर में लगभग 150 से ज्यादा ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जो पूरे भारतवर्ष में। अगर हम भारत सीमैप की अप्रोच की बात करते हैं तो सीमैप कच्छ से लेके और आप कोहिमा चले जाइए, हमारे किसान मौजूद है। आप कश्मीर से कटलूर चले जाइए, हमारा अरोमा मिशन पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे सभी स्टेट्स में है। सीमैप के साथ साथ हमारी और 5 ऐसी लेबोरेटरी हैं, सीमैप, NBRI, IIM जम्मू, IHBT पालमपुर और नीस जोरहाट, तो खास करके कृषि के क्षेत्र में अरोमा मिशन में अपना योगदान दे रही है। लवेंडर का रेवोल्यूशन अभी जम्मू कश्मीर में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। IIM जम्मू ने उसको किया, सीमैप लीड करती है अरोमा मिशन में। और इसके साथ साथ कच्छ में जहाँ पे भूमि आप कह सकते हैं कि सैलिनिटी से प्रभावित है, या कटलूर में जहाँ सुनामी आती है, ऐसे क्षेत्रों में पामारोजा की खेती की शुरुआत हुई खास करके कच्छ में। और वहां पे जो पामारोजा की खेती लोग करते नहीं थे, वो ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए जो मुंबई में पैदा हुए थे, जिनकी जमीनें वहां थी। रिवर्स माइग्रेशन हुआ और वो एंटरप्रेन्योर्स ने 10 एकड़ से शुरू करके आज 3 से 4 हजार एकड़ में इसकी खेती की जा रही। कच्छ एक एक्सपोर्ट हब बन गया पामारोजा ऑयल का दूसरे देशों में। अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो इसी तरह से हम लोगों ने रिमोट एरियाज में, खासकर ट्राइबल एरियाज में, चाहे वो बस्तर की बात हो, छत्तीसगढ़ का एरिया जो है जिसको आप दंडकारणी के नाम से जानते, भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय वहां बिताया। आपका झारखंड का एरिया है जो बहुत सारा एरिया डिस्टर्ब है, चाहे हमारा अन्नमलाई टाइगर रिजर्व है, और उदयपुर के पास झाड़ो लेक ट्राइबल एरिया है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है जो नेपाल बॉर्डरिंग का एरिया है, थारू ट्राइब्स है। मैं निवेदन करूंगा कि यूपी के किस किस इलाके में कौन कौन सी सेकंड खेती की जा सकती है, किस तरह के जो मिट्टी की वैरायटी है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग इलाके की अलग अलग तरह की है, तो यूपी में थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मैं यूपी पे आ रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा मैं देश पिछला गया। उत्तर प्रदेश में 9 तरह की जलवायु आप मानते हैं। आपका भांबर है, तराई है, बुंदेलखंड है, विंध्यान रीजन है, मध्य सेंट्रल प्लेन है, अपर प्लेन है। इसमें लगभग कई इस तरह की फसलें हैं। जैसे मेंथा की बात करते हैं तो हमारा जो तराई का एरिया है या ऐसे एरिया है जहाँ पानी की उपलब्धता, वहां पे मेंथा की खेती की जा सकती है, जेरेनियम की कर सकते हैं, आर्टिमिशिया एनुआ की। वीरेंद्र जी खुद एक लीडर किसान है, इन्होंने कम से कम 200-300 किसानों को साथ मिला के हिप्का के साथ, सीमैप के साथ मिलकर किया। बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें डॉक्टर श्रीवास्तव जी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। वहां पे हमारी लेमन ग्रास है, पामारोजा है, और ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जहाँ आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है या बिहार है, उसमें कच्छ की खेती। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किसान है श्री PP सिंह जी, जो कि बस्ती जिले में राप्ती का जो बाढ़ का एरिया है, वहां पे 2008 से पहले कुछ उसकी खेती नहीं होती थी। बंधे के अंदर का जो नदी के अंदर का उसका खेत था, और वो सीमैप आया, जानकारी ली, उन्होंने कच्छ की खेती की शुरुआत की। और कच्छ की खेती से फायदा ये हुआ, खस की खेती से फायदा ये हुआ, खस की बात कर रहा हूँ, जो कि तेल उसकी जड़ों से निकलता है। और खस की खेती से फायदा ये हुआ कि खस में नदी के किनारे उन्होंने जब लगाई और 2 महीने लगातार हर साल पानी भरता है। जिस जमीन में वो 5,000 रुपए मुश्किल ले पाते थे, आज वो कम से कम 1 लाख रुपए कर रहे हैं। 500 किसानों को जोड़ के खेती कर रहे हैं। हर साल कम से कम 100 से 200 किलो खस का तेल, जो कि 20,000 रुपए किलो है, उसकी पैदावार करते हैं, जिसका रेट है। और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी एजेंसी को भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से विंध्यान रीजन में डॉक्टर वर्मा खुद काम कर रहे हैं, वहां के ट्राइबल एरिया में हम लोगों ने काम किया है। दुधवा टाइगर रीजन में छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास खाली समय और जमीनें बहुत कम है, 1 बीघा 2 बीघा, उसमें मेंथा का हमने इंट्रोडक्शन किया है। और
कुछ नहीं तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हम लोग कोशिश करते हैं हर साल 50,000 किसानों तक सीमैप पहुंचे, अलग अलग माध्यम से हमारी अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। और हमारे यहाँ किसान कभी भी आके जानकारी ले सकता है। हम लोग किसान मेला करते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं और सीमैप के दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जानकारी ले सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं किसानों तक ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता हो और साथ में मार्केट का भी प्रबंध करने की कोशिश करते हैं कि जो खरीदार है, मांग है जिसकी, उसी की खेती करे। किसान बहकावे में आके या किसी तरीके से उस प्रकार की खेती में ना जाए जिससे उसका नुकसान हो। दया शंकर जी बैठे हुए हैं, काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी सब किसान हैं तो धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं दया शंकर जी से। दया शंकर जी जो कि किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किसानों को किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है? धन्यवाद अमर उजाला परिवार। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या मैं बताऊं, हम लोगों ने नाबार्ड के थ्रू लगभग 460 गांव में फार्मर्स क्लब बनाए और इसमें मालवालियाबाद में 65 फार्मर। तो उस समय ये होता था कि उनको 2-3 ट्रेनिंग करा दी और कराने के बाद फिर बात खत्म। जब भी मैं उधर निकलता था तो मुझे लगता था यार, इससे खेत से ज्यादा तो जो अंदर का एरिया है उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी तो जो मार्केट हमारे यहाँ क्या है कि हम उत्पादन पहले कर लेते हैं और बेचने की बात बाद में सोचते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी गलती की किसानों के साथ मिल करके और 190 टन आम और मिर्च ये गल्फ कंट्री और इधर मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने भेजा। दुर्भाग्य से जिनके साथ हम लोग जुड़े वो डायरेक्ट जो है एक्सपोर्टर नहीं थे। अभी भी यहाँ ये बड़ी समस्या है कि सीधे एक्सपोर्टर से संपर्क नहीं हो पाता। जो लोग भी कर रहे हैं, मेरा जो अपना अनुभव है मैं उसमें बताऊं, फिर मैं लगातार 10-11 साल प्रयास करता रहा और प्रयास करने के बाद फिर 2016 में नाबार्ड के थ्रू हम लोगों ने एफपीओ बनाया, फार्मर्स क्लब। 2007 में शुरुआत हुई, 2010 में हम लोगों ने एज ए नोडल एजेंसी के रूप में इरादा से नाबार्ड से शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके एएमडी प्रोजेक्ट के साथ हम लोग जुड़े। जुड़ने के बाद तब समझ में आया कि हमें पहले ये देखना है कि जैसा कि संजय जी चर्चा कर रहे थे इसके पहले, तब ये समझ में आया कि हमें पहले उनके नॉर्म्स को देखना है। मतलब अगर आप किसी को सामान बेचने जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि उसके हिसाब से है कि नहीं है। फिर अभी रिसेंट में जिसके नाते आपने चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले, तो रिसेंट में हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे दशहरी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसका टेस्ट और जगह नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने, हमारे किसानों ने प्रयास किया, हमने उन्हें सपोर्ट किया। सपोर्ट करके फिर उनका सबसे पहले हार्ट इंडेक्स पर रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद एपिटा के साथ मिल करके फिर उसके बाद उनको जो है ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन उनका कराया गया। उसके बाद 1.2 टन 1.2 टन आम जो है ये 560 रुपए किलो के हिसाब से वहां पे सेल हुआ और ये किसानों को हम लोगों ने 80 रुपए दिया। और इस तरीके से पहली खेप जो है ये बेल्जियम जा रही है। तो हम अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर, एक पिछले दिनों हमने देखा, जैसे मैं कन्नौज गया था, तो कन्नौज का चूंकि इत्र बहुत प्रसिद्ध है, कन्नौज के कुछ किसानों ने बताया और कुछ जो एक्सपोर्टर वहां हैं, तो एक तरफ तो जो सघन पौधों की खेती, उसमें कई बार कीड़े लग जा रहे हैं अलग अलग तरह के, तो इसकी वजह से उत्पादन उधर का कम हो रहा है। और जो मतलब इत्र उत्पादक है उनका कहना है कि कच्चा माल मिलने में उनको समस्या हो रही है। तो सीमैप जो किसान खेती करना चाहते हैं सुगंधित पौधों की और की, तो सीमैप कैसे सर मदद कर सकता है उनकी? देखिए, सर्वप्रथम मैं आज इस अमर उजाला कृषि का प्रोग्राम में हमारे जो सभी किसान भाई आए हैं और जो अमर उजाला को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि सीमैप को आज इस मंच पर किसानों के साथ बातचीत के लिए मौका दिया। सर्वप्रथम जैसे आप कह रहे हैं कि सीमैप द्वारा जो भी अभी डॉक्टर संजय जी और रमेश जी बात कर रहे थे, तो सीमैप ने क्षेत्रवार जो हमारी जो जलवायु परिस्थिति है उसके अनुसार और जो मिट्टी के प्रकार हैं और बहुत से ऐसे क्षेत्रों में लगभग सीमैप ने 35 से ज्यादा जो औषधीय और सुगंधित पौधे हैं उनमें कृषि तकनीक, जिसको अभी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे, वो सीमैप ने विकसित की है। और इन 35 से ज्यादा औषधीय सुगंधित पौधों में सीमैप ने लगभग 150
से ज्यादा प्रजातियों का विकास किया। और ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की खेती वो किसान उत्तर प्रदेश के या देश के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी मिट्टी के अनुसार, उनके पास उपलब्ध जो संसाधन है उसके अनुसार इन खेती को अपना सकते हैं। जैसे आप कन्नौज की बात कर रहे हैं, कन्नौज हम सभी जानते हैं कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का अगर इत्र के देखें तो बहुत से ऐसे वहां इत्र बन रहे हैं और बहुत से ऐसे सुगंधित पौधे हैं जिनका वहां किसानों का जो कच्चा माल है वो आसानी से बिक सकता है। जैसे गुलाब की बात करें तो गुलाब कन्नौज के आसपास खेती होती है और बहुत पहले से उधर खेती हो रही है, लेकिन वो होता क्या है कि गुलाब में वो कुछ समय बाद या अल्टरनेट बियरिंग की वजह से किसान को उतना फायदा नहीं मिलता। तो ये सीमैप की जो अभी उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी है या सीमैप ने जो प्रजातियां विकसित की हैं उस प्रजाति को किसान लगाए। जैसे अभी उनके पास कोई देसी प्रजाति लगी है, कहीं से उन्होंने पौधे इकट्ठा कर लिए हैं, उसको ना करके सीमैप की जैसे उस क्षेत्र के लिए नूरजहां प्रजाति है वो बहुत उपयोगी। इसके अलावा क्योंकि ये तो लंबे समय की फसल, इसके अलावा जेरेनियम की खेती कर सकते हैं और मेंथालमेंट की खेती उधर हो ही रही है और ऐसे बहुत से सुगंधित पौधे हैं जिनको वो उसमें अपने खेतों में कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो उनकी परंपरागत फसलें हैं या उनके जो भी अपनी खाद्यान्न की फसलें हैं या तिलहन की फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सी औषधीय सुगंधित फसलें हैं या उनकी प्रजातियां हैं जो उनके बीच में वो समाहित कर सकते हैं या उसके बाद उसका कर सकते हैं। अभी जैसे डॉक्टर संजय जी ने बताया था कि हमारे पास जल भराव वाली के लिए भी फसल है या कन्नौज के आसपास जो ऐसी फसल है जो ऊसर से प्रभावित है। ऊसर में देखें हमारी खाद्यान्न की फसलें, दलहन या तिलहन की फसलें बहुत अच्छी उत्पादन नहीं देती हैं, लेकिन जो औषधीय सुगंधित बहुत से ऐसे पौधे हैं जो ग्रासेज है हमारी, चाहे लेमन ग्रास है, पामारोजा है, सिट्रोनेला है या खस की बात कर रहे थे, ये सारी फसलें जो किसान को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगी। जहां उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा था, 1 एकड़ से 30 से 40-50 हजार का वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तरह से ये सारी फसलें हैं। इसकी उन्नत जो प्रजातियों का पौध बीज सामग्री वो सीमैप से प्राप्त कर सकते हैं या सीमैप के जो हमारे बेनिफिशियरीज फार्मर हैं जो आज आपके बीच में बहुत से बैठे हैं उनसे भी वो प्राप्त कर सकते हैं और इसकी तकनीक सीमैप में उपलब्ध है, वहां से भी वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वर्मा जी की तरफ आए उससे पहले एक सवाल मन में आ रहा है कि बहुत सारे वो शहरी व्यक्ति जिनके पास छोटी जगह है, छत है, खाली प्लाट पड़ा है, क्या वो भी औषधि या सुगंधित पौधों की खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं? बिल्कुल, जो जिसकी बात कर रहे हैं वो वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू बहुत से ऐसे, अभी हम सभी ने देखा है कि कोरोना के समय में बहुत से ऐसे सुगंधित या औषधीय पौधे थे जिनको हम सब की आवश्यकता थी, चाहे वो गिलोय हो, कालमेघ हो, अश्वगंधा हो या तुलसी हो। इन सारे पौधों को हम सभी खोज रहे थे और सभी ने उसी समय से शायद इन पौधों को, हमारे बहुत से जो यहाँ लखनऊ सिटी के बैठे हैं वो सारे पौधों को सभी लोग अपने छतों पे, घरों पे और अपने गमलों में लगाने लगे। तो ये सारे पौधे औषधीय, आपका गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, आपका एलोवेरा है, ऐसे बहुत से पौधे हैं, लेमन ग्रास है। इन सारे पौधों को आप अपने छतों पे लगा सकते हैं और आप सभी देखते हैं कि आपको कहीं हल्का सा जैसे मौसम ये परिवर्तन हो रहा है, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, आप अपने घरों में तुलसी निकाल करके या जिसको आप जराकुंस बोलते हैं, लेमन ग्रास जिसको कहते हैं, उसको पत्तियों को उबाल करके और आप चाय बना लें। आपको और कोई प्रॉब्लम हुई, आप कालमेघ डाल लिए या आपने गिलोय लगा लिया। तो ऐसे बहुत से औषधीय सुगंधित पौधे हैं जिनको और इन पौधों की एक खासियत और है कि ये पूरे साल लगभग हरा भरा बना रहता है। बहुत से इसमें पौधे हैं कि पूरे साल अगर आप अपने छतों पर या घरों में वर्टिकल फार्मिंग के रूप में लगा लेंगे तो इनकी पत्तियां या इनके फूल या इनकी जड़ें आपको मिलती रहेंगी। आप सतावर का पौधा भी लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं, अगर एक सतावर आपने गमले में लगा दिया और आपका 1.5-2 साल में इतना आ जाएगा कि इतनी जड़ उसमें हो जाएगी कि आप उसको ठंडक में या जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं सबके लिए उपयोगी। अश्वगंधा आप उगा सकते हैं इसमें। तो ऐसे बहुत से औषधीय सुगंधित पौधे हैं जिनको आसानी से हम अपने छतों पर या वर्टिकल फार्मिंग में करके, और हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण है, हल्दी भी आप उगा सकते हैं। सीमैप ने हल्दी की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है
जो कि वो बहुत ज्यादा उत्पादन देती है, जो ज्यादातर हमारी हल्दी की प्रजाति है। और इसमें जो एक गुण, जो इसमें तत्व है रासायनिक, जिसको कुर्कुमीन कहते हैं, वो उसकी मात्रा भी काफी ज्यादा पाई जा रही, जो सामान्य हमारी हल्दी की प्रजाति इसका है। बीज और पौधा कहाँ से हासिल कर सकता है कोई व्यक्ति? इसका बीज और पौधा सीमैप से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सीमैप हमारा 9 से 5:30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं हमारे सीमैप रिसर्च फार्म से। इन पौधों का आप सेपलिंग भी प्राप्त कर सकते हैं, इन पौधों का बीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी तकनीकी जानकारी भी या प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी जानकारी है आपको प्राप्त हो। मतलब सीमैप के जरिए, जैसे अपनी हम लोग जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सुगंध खेती की बात करते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, यानी हम सारे लोग सीमैप के अगर संपर्क में रहे, एक अच्छी चीज ये निकल के आई कि सीमैप के अगर संपर्क में है तो अपनी जरूरत भर की औषधि खेती अपने गमले में, अपने घर के बीच में भी कर सकते हैं। अब हम रुक करते हैं उद्यान विभाग की ओर, चूंकि फूलों की खेती, फलों की खेती में उद्यान विभाग का बड़ा रोल रहता है। तो डॉक्टर राजीव वर्मा जी हमारे बीच में हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सर, उद्यान विभाग किस तरह से औषधि खेती में किसानों की मददगार साबित हो रहा है? आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद एवं किसान भाइयों। उद्यान विभाग में एक भारत सरकार की केंद्र पोषित योजना है, जिसमें हम सभी संस्थानों को, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हों या गवर्नमेंट के हों या एनजीओ के हों, इनके हर्बल स्थापना के लिए अगर नर्सरी स्थापित करना चाहते हैं या क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, या प्रदेश में या प्रदेश के बाहर कोई गोष्ठियों का आयोजन है या किसी प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, तो वो अपना प्रस्ताव बना के उद्यान विभाग को देते हैं जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से। उस प्रस्ताव को हम भारत सरकार को भेजते हैं और वहां से अप्रूवल हो जाता है। सीधे पैसा हम उस संस्थान को या उस गवर्नमेंट के संस्थान को या एनजीओ जो भी है या इंडिविजुअल है, उनको हम उनके खाते में पैसा डाल देते हैं, जो अमूमन लागत का 40% से लेकर 60% तक अलग अलग कार्यक्रमों में है। तो इस तरह से हम किसान भाइयों की मदद करते हैं। और जो हमारी गोष्ठियां जनपदों में होती हैं या जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम किसान भाइयों को लगातार प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं। इवन पिछले वर्षों तक हम लोगों ने सीमैप में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो हमारे उद्यान विभाग के कर्मचारियों के, अधिकारियों के या प्रगतिशील किसानों के हैं कि 2-2, 4-4 किसान एक जनपद से लाकर हम लोगों वहां पर 2-2, 3 दिन का ट्रेनिंग करवाया है। तो इस तरह से उद्यान विभाग लगातार इस क्षेत्र में अग्रसर है। और लगभग 2-4 साल पहले एक कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने हर्बल उद्यान 50% किसानों को और 100% सब्सिडी पर राजकीय संस्थानों किया था। वहां पर से हम लोग इस समय नर्सरियां तैयार हो रही हैं, पौधे वहां के आसपास के किसानों को दे रहे हैं, और मदर प्लांट के रूप में आवश्यकता होती है तो हम लोग सीमैप से ले जाकर वहां पर लगाते हैं। इस तरह से लगातार हम लोग लोगों के आय के बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि अभी सीमैप के डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना काल में बहुत लोग, जो लोग नहीं जानते थे कि हम इसका क्या क्या लाभ ले सकते हैं या हमारे लिए कितना इफेक्टिव है, उन लोगों ने इसको देखा तो देखा गया है कि 2-3-4 सालों से इसकी मांग काफी बढ़ी है। किसान भाई खुद हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, फोन से बात करते हैं कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं या क्या लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से किसान भाइयों को लाभान्वित किया जाता है। सर, इस समय बड़ा जोर है ड्रैगन फ्रूट पर। आप लोग ड्रैगन फ्रूट भी तैयार करा रहे हैं, तो किसान इस मिशन से कैसे जुड़ सकते हैं? चूंकि ये एक नया फल है, 6-7 साल पहले तो हम लोग खुद बहुत ज्यादा इससे परिचित नहीं थे, मार्केट में कहीं कहीं देखते थे, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही उपयोगी फल है जिसमें पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। और इसमें अभी तक ऐसा कोई तत्व नहीं पाया गया है जो किसी भी प्रकार के पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो। कोई भी ऐसा तत्व नहीं आया है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ फल है जो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ठीक है तो शुगर वालों के लिए नहीं ठीक है, कुछ शुगर वालों के लिए ठीक है तो ब्लड प्रेशर के लिए नहीं ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी तत्व प्रकाश में नहीं आया है जो आपका ड्रैगन फ्रूट में नुकसानदायक हो। इसलिए दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है।
और आप लोगों ने देखा होगा कि ये 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का एक फल मिलता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि जो कीपिंग क्वालिटी है ये बहुत ज्यादा है कि आप तुड़ाई करके 10 दिन में 15 दिन में भी बिक्री नहीं होती तब भी कोई समस्या नहीं है। बाहर से आप खरीद के लेके आते हैं, घर में रख लेते हैं, तब भी आपकी कोई समस्या नहीं है। जहां तक इसके उत्पादन की बात है, जितने भी चूंकि ये कैक्टस कुल का पौधा है, तो जो हमारा बुंदेलखंड है, मिर्जापुर है और ये प्रयागराज के आसपास का है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत सुटेबल है। लेकिन करने को तो तराई में भी, बहराइच में भी 3-4 दिन पहले मैं देखा था, कई किसान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मीठापन भी बहुत ज्यादा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखे होगा, लगभग 3 तरह के इसके ग्रुप हैं। एक जो लाल कलर का होता है, जिसमें अंदर लाल होता है गूदा, और एक लाल ऊपर से होता है लेकिन गूदा उसका सफेद होता है, और एक होता है जो येलो कलर का होता है। फिर इसमें अलग अलग प्रजातियां हैं। उद्यान विभाग इधर कई सालों से कई प्रकार की योजनाएं लेके आया है, जिसमें हम उसको 30,000 सब्सिडी देते हैं। और इस साल हम लोगों ने भारत सरकार को भेजा है कि चूंकि जो पौधा होता है ये एक पिलर के सहारे खड़ा होता है, फिर उस पर हम एक छल्ला बांधते हैं और उस पिलर पर 4 पौधे लगाते हैं। तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा जो महंगा होता है 80% से लेकर 90% तक कास्ट केवल पिलर की आती है। तो हम तो पौधे पर छूट देते हैं उसको, लेकिन पिलर पर नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने योजना बना के भेजा है भारत सरकार को भी, और एक योजना हम लोग कैबिनेट में भी लेके जा रहे हैं। अगर पास हो जाता है तो किसानों को हम लोग पिलर का भी सब्सिडी उपलब्ध करा पाएंगे और ज्यादा प्रचार प्रसार हो पाएगा, क्योंकि पिलर की ही वजह से किसान ज्यादा खेती नहीं कर पाते हैं। लोग 0.2 हेक्टेयर में, 0.1 हेक्टेयर में थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं। तो इस तरह से उद्यान विभाग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिर्जापुर में बनाने का प्रस्ताव है, जो भारत सरकार में लंबित है, जिसमें उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की सारी वहां पर विधियां रहेंगी, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन रहेंगे और सारे कई वैज्ञानिक रहेंगे जो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दे पाएंगे, किसानों के खेतों में डिमॉन्स्ट्रेशन लगा पाएंगे। इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। दयाशंकर जी की तरफ आते हैं। दयाशंकर जी चूंकि अपना आम जर्मनी तक पहुंचा चुके हैं और आप तमाम किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि आम की कौन सी वैरायटी ऐसी है जिसे विदेश पहुंचाना ज्यादा आसान है। तो विदेश में ऐसा कौन सा देश है जहां हम आसानी से आम पहुंचा सकते हैं? और उन अभी तक हम लोगों ने जो किया था, देखिए जैसा कि बात शुरुआत हुई कि दशहरी बिल्कुल नहीं जा पा रहा था, तो एक काफी दिन के प्रयास के बाद शुरू हुआ। जैसे अब रंगीन वैरायटियां जो हैं इनकी भी डिमांड है, और आपका इसमें जैसे आम्रपाली है, चौसा है, तो ये वैरायटी अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग देशों में इनकी जो मांग है वो है। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो समस्या की जरूर बात करते हैं। जैसे हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम किस देश में भेजना चाहते हैं, और उसके हिसाब से उसका नाम फॉलो करते हुए, तो फिर फिलहाल जो जा रहा है चौसा अधिक जा रहा है और आम्रपाली भी जा रहा है, और इसके साथ साथ जो कलर वैरायटियां ये है। हम लोगों ने आम की बात की, फूलों की बात की, और अब हम एक सवाल और सीवैब से लेते हैं। सर, अवध क्षेत्र में श्रीवास्तव सर से हमारा सवाल है। अवध क्षेत्र में मिल्था की खेती बहुत ज्यादा होती है आसपास के जिलों, लेकिन मिल्था किसानों का कहना है कि वो तेल खरीदते हैं सर, तेल के मार्केटिंग को लेकर के, उसके बाजार वैल्यू को लेकर के समस्या होती है। जिस तरह से उसका खर्च हो रहा है उस तरह से लागत भी हो रही है, इसमें कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है आपका। खासकर मेंथा उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा होता है। वर्ल्ड का लगभग 80% हम लोग पैदा करते हैं और भारतवर्ष में 80% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। सिंथेटिक मेंथॉल आने से जरूर जो लाभ है किसानों का वो कम हुआ है, लेकिन उसके लिए सुबह अगर डॉक्टर काला सर का आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा तो हम लोगों ने मेंथा के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि मेंथा भी अच्छी गुणवत्ता के पौध सामग्री लगाए। जो भी हम लोगों ने पिछले से पिछले वर्ष में हम लोगों ने एक वैरायटी डेवलप करी है सिमुन्नति। तो वो वैरायटी जो है वो जो अभी हमारी आम वैरायटी जो पहले की वैरायटीज थी उससे लगभग 10 से 15% ज्यादा तेल का उत्पादन करती है। उसमें रोग भी कम लगता है और थोड़ा सा जल्दी
कटान भी उसकी हो जाती है। जी। तो एक तो वहां से हम थोड़ा सा 10% का यील्ड ज्यादा ले लेंगे। दूसरा, हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने EMT टेक्नोलॉजी बनाई, अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी, कि हम पहले पौध लगा लें, उसके बाद उसको हम मेढ़ों पे लगाएं। अभी तक समतल खेत पे लगाते थे और ये टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो गई। बाराबंकी के लगभग 80% किसान इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिए हैं। दूसरा, पश्चिम के किसानों ने भी, हम लोगों ने अमरोहा, संभल और बरेली, रामपुर, सब जगहों पे एक जागरूक कार्यक्रम करके और इसको हम लोगों ने पॉपुलर किया किसानों में। तो इससे क्या है कि 30% पानी कम हो जाता है, लागत कम हो जाती है हमारी, एक निराई कम हो जाती है और यील्ड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम क्या जल्दी काट लेते हैं तो हमें 2 कटाइयां बारिश आने से पहले मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लगभग अपना लागत कम करके और मुनाफा बढ़ा सकते हैं और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है। दूसरा, थोड़ा डिस्टिलेशन टैंक में जो हमारा 10% का लॉस होता है, जो अभी तक हमारा ट्रेडिशनल टैंक लगा हुआ है, वो लगभग 10 से 12% का लॉस उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी गांव में मेंथा चल रहा है, मेंथा की यहाँ गांव में डिस्टिलेशन कहते हैं, वैसे पेराई अगर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आसपास के लोग उस पता चल जाता है कि हाँ मेंथा की पेराई यहाँ हो रही है। वो नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि वो तेल ही उड़ रहा है जो हमारे नाकों में आ रहा है। अब वो तेल क्या है, एनवायरमेंट में जा रहा है, तो 10% तेल हम वहां नुकसान कर देते हैं। तो उसको बचाने के लिए सीमैप ने इम्प्रूव्ड डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, जिसमें आप बिल्कुल टैंक के पास खड़े रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑयल डिस्टिल हो रहा है। तो वहां हम जो है कर लेते हैं। दूसरा, हमारी डिस्टिलेशन में जब कभी कभी जलने की स्मेल आ जाती है, कंडेंसर में अगर हम ठंडा पानी नहीं दे पाते हैं तो वहां जलने की, तो उसका रेट कम हो जाता है। तो इन 3-4 चीजों को एग्रो टेक्नोलॉजी अच्छी कर ले, वैरायटी अच्छी कर ले और डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी अच्छी कर ले, तो जो किसान 1200-1300 रुपए में सिंथेटिक मेंथॉल आने से पहले बेच रहा था, वो उसका खर्चा इधर कम हो जाएगा और उसका लाभ बढ़ जाएगा। सर, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी। चूंकि समय थोड़ा सा कम है, समय खत्म की ओर है, कुछ सवाल हम हमारे किसान साथी यहाँ हैं, किसान भाइयों से निवेदन है, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप ले सकते हैं। आप सवाल लेना चाह रहे थे जी, बताएं। कोई लीजिए। जी, हेलो सर, हमारे क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल है, उद्यान विभाग से सर बैठे हुए। मैं आनंद मिश्रा, लेमन मैन, रायबरेली, नींबू की बागवानी करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्रॉप को तो कवर किया गया है, लेकिन उद्यानिक फसलों का कवर नहीं है, जिसमें बागवानी करने वाले किसानों को अगर कुछ, अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है काफी वैसा रहता है, कभी पानी बढ़ होता है, कभी बारिश होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, तो काफी नुकसान हो जाता है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ प्रस्ताव रखिए कि इससे देश के किसानों का भला हो सके, उनका भी फसल का बीमा हो सके फलों की। उद्यान विभाग के कुछ चयनित फसलें हैं, इसमें बीमा कवर है। अब मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ से सांख्यिकी विभाग देखता है, तो इसमें हम दिखवा लेते हैं। उसे जहाँ तक मुझे याद है कि नींबू है, अब पार्टिकुलर लाइम है कि नहीं, लेकिन किन्नू वगैरह तो है, उसको मैं दिखवा लेता हूँ। और नहीं होगा तो इस साल का जो प्रस्ताव होगा वो जरूर हम लोग भेजेंगे। और मैं आज देख आपको पहली बार रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी बात कई बार आपसे हुई है। मैं सिट्रस विशेषज्ञ था बरुआ सागर झांसी में, तो आप रायबरेली से फोन करते थे और अच्छा है। और हाँ, और हम लोग जरूर इसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।